आइए, ठंडक थोड़ा बढ़ गई है, इसे टोपी ओपी लगा के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग भी टोपी लगा के ही पढ़िएगा, टोपी से ठंडी नहीं लगती। तो आज भी 2 प्रश्न है और ये संभव है ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में हों। गारंटी तो नहीं ली जा सकती, परीक्षा भाई दूसरे मन की इच्छा पर इच्छा, लेकिन संभाव्यता अत्यधिक है। दोनों सवाल आईएएस 2022 की मुख्य परीक्षा के हैं। प्रश्न ऐसे हैं जो एपीओ और जे में पूछे जा सकते हैं, एचजेएस में भी तो 100% पूछे जा सकते हैं। कैसे कह रहा हूँ, 2022 वाली मुख्य परीक्षा हमने फेस की है, हमने देखा है कि क्या तमाशा किया गया था। आइए उन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए आज की क्लास है और ये 17वीं क्लास है। इसके बाद 3 और क्लास बचती है, आज है 3 जनवरी। इसी को कहते हैं कि अपने कार्यभार को भगवान पे छोड़िए, मेहनत ईमानदारी से करिए तो वो बड़े से बड़े काम पूरा करवाता है। हमने जब ये संकल्प लिया था तक झक में आप लोगों ने कहा, सोचने का मौका भी नहीं था, आप लोगों ने एकदम जिद पकड़ ली कि नहीं थोड़ा सा अतिरिक्त क्लास और मिल जाता सर तो मज़ा आ जाता। तो हम फैसला तो ले लिए, लेकिन मुझे डर लगा भाई कर पाऊँगा, कहीं तबीयत गड़बड़ हो जाए, बच्चों की एग्ज़ाम का बात है, जिम्मेदारी लेना नहीं उसको पूरा करना। तो देखिए आप लोगों के साथ चलते चलते 3 जनवरी तक एकदम अक्यूरेट राइट टाइम आ गया। कल तो ऐसा लगा, कल या परसों की बात है, लगा क्लास नहीं ले पाऊँगा, लेकिन हिम्मत बांधी, ठंडक ज़्यादा थी, कर ले गया। तो आइए आज का पहला सवाल है, ये 150 शब्द में पूछा गया था, 10 नंबर का था। आपके सवाल भी 150 नंबर के शब्दों के हो सकते हैं, 200 शब्द के हो सकते हैं, 250 शब्द के हो सकते हैं, अक्सर 200 शब्द के रहते हैं, वो 5 नंबर के होते हैं, आपको पता है। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, वो जिस तरीके से सिलेबस बदल रहा है, एक्सपर्ट नए आ रहे हैं, कुछ भी करेंगे तो आप हर टाइप से तैयार रहिए और अपने दिमाग का घोड़ा उसी तरीके से दौड़ाइए। आइए सवाल पहला है, गति शक्ति योजना। मैं इस पर क्लास ले चुका हूं, इसीलिए मैंने इसको लिया। इसमें 2 चीज़ होगी, एक तो आप ये समझ पाएंगे कि प्रश्न में लिखना क्या है, और दूसरा रिकॉल हो रहा है इन क्लासेस से। कल वाली परसों वाली तीनों से इस क्लास पे यही क्लास रहेगी। एक अधिवक्ता बहन का सुबह सुबह मैसेज फ़ोन आया कि सर फला करा दीजिए, ढिमका करा दीजिए। मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूँगा, उनके पास ये वीडियो जाएगा, वो अब इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें, जो पढ़ा है संतोष से पढ़ें। अगर ज़्यादा मन करता है तो खुद सर्च मार लें, हमारा दिमाग भ्रमित ना करें। क्यों? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अब यही करने का समय है जो मैं कर रहा हूँ। इसी ट्रैक पर अपने माइंड को ऐसे उतार देना है। कहते नहीं, जो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जा करके चला जाता है उसकी सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी जानते हैं कहाँ आता है? चले जाने की बहादुरी नहीं है। अभी आपको कल्पना चावला वाली घटना, दुखद घटना हुई थी, हमारे यहाँ हरियाणा की रहने वाली वो बच्ची विज्ञानी, अमेरिका के नासा में काम करने वाली विश्वविख्यात शख्सियत, और उसका अंतरिक्ष यान जब लौटा धरती पे आने लगा तो धरती के वायुमंडल पे यानी लैंडिंग करने से कुछ किलोमीटर की दूरी रह गई थी अंतरिक्ष से ज़मीन की, और उस प्रेशर को उस यान ने एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और यान जो है हवा में ही धूल धूसरित हो गया, मारी गई वो। हम यही बात यहाँ कह रहे हैं, कितनों बढ़िया तैयारी किए हों, जान लीजिए आपका यान अंतरिक्ष में गया था, अब आपको उतारना है। ये हम आलिफ लैला की कहानी नहीं सुना रहे, समझना इसे। उतारने का मतलब, जैसे अंतरिक्ष यान उतरा है तो जानते हैं क्या होता है, थोड़ा वैज्ञानिक तथ्य समझिए तब समझ में आएगा। यान बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में होता है, समझिएगा, और उस टेम्परेचर के वातावरण में वो अंतरिक्ष से नीचे जब बढ़ता 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 जब धरती के वायुमंडल में आता है तो एक विरोधाभासी टेम्परेचर में वो आता है, और उस टेम्परेचर को तमाम चीज़ें उसमें यान में लगी होती हैं कि इसी प्रकार वो एब्जॉर्ब करते 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 धीरे धीरे उतर जाएगा। जैसे आप अगर अंतरिक्ष ना समझ पा रहे हो तो हवाई जहाज को उतरते हुए देखा होगा, ऐसे धाएँ दिला के उतार देता है पायलट, कितने धीरे से, और उसके बाद उसकी स्पीड देखिए, जरा ध्यान से इसको समझिए, यही बात समझ में आएगी। क्या प्लेन जब उतरती है तो तुरंत वहीं रुक जाती है?
प्लेन जब लैंड करती है तो कम से कम 2 किलोमीटर तो दौड़ जाती है। क्या है वो? पीछे का वेग है, जो स्थिर गति प्रदान करने के लिए भी स्थिर होते हुए वो जो गति है स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो, उतनी ऊर्जा अतिरिक्त रहती है जो यान को दौड़ा देती है। इसी को बैलेंस करना अंतिम सफलता है। ये बात अपने पढ़ाई पर लागू करिए। कैसे? खूब पढ़े हैं, खूब तथ्य इकट्ठा हो गया है, माइंड पूरा एकदम पगला गया है, ठूस लिए हैं उल्टा सीधा। अब इसको समय है 1 हफ्ते का, उतारना है। सब सही से उतर जाएगा तभी तो उसमें से उतरेंगे और मुंह टाइट करते हुए कहेंगे कैलिफोर्निया से आए हैं हम। और नहीं, अगर यह नमय दोस्त वही तो सिलेक्शन है नहीं हुआ। तो ये समय जो है आप ऐसा चीज पढ़िए जो दिमाग को ठंडा रखे, कूल रखे, धीरे 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 करके उतर जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूं। प्रश्न उत्तर शैली में पढ़ने का मतलब तथ्यों का याद भी हो जा रहा है, कला ऑटोमेटिक आ ही रही है, और इसमें हमारा लेक्चर नहले पे दहले का काम कर रहा है। आप हमारा लेक्चर सुनेंगे तो आपको लगेगा आप जीके नहीं उपन्यास पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? ये सब तथ्य दिमाग में डालना आसान नहीं है, खुद से महत्वपूर्ण है, चाहे इकोनॉमिक्स का पार्ट हो। आप सोचिए जीके के इतने पोर्शन है, मैं कुछ पोर्शन के नाम ले रहा हूं। जो सुरक्षा प्रौद्योगिकी है, इसमें इतने जटिलतम शब्द होते हैं। अर्थशास्त्र से तो आप वाकिफ ही हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी देखिए, पर्यावरण परिस्थितिकी की भी अपनी शब्दावली है। अब इन जीएस को आप कितना रट्टा मारेंगे भाई? अगर समझे नहीं रहेंगे तो रट्टा मार के जीएस लिखेंगे। तो ये चीज जो क्लास हम दे रहे हैं इसमें आपका दिमाग यही होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं, जैसे वो बहन का फोन आया, अब हम जो दे रहे हैं उस पर दिमाग नहीं है, उनका दिमाग और अभी पढ़ने में है, भोले माइंड की हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि इस समय कूल, बिल्कुल कूल, जो है हमारे पास बहुत है। जितना जहाज में ईंधन है इसी में उतरना है। अब यहां नहीं मौका है कि जाकर के दूसरा पेट्रोल पंप खुलवा करके और यान में हम तो यही चीज यहां अप्लाई होने जा रही है। जो चीज हम पढ़े हैं उसी पर यह क्लास है। ऐसा तो मैं कर नहीं रहा हूं कि जो ये क्लास आपसे वो दे रहा हूं बिल्कुल नया है कि आप ये भी कह सकते हैं सर वो प्रश्न करवा रहे हैं जो पढ़ाए ही नहीं। तो आप लेबोरेटरियल सोचिए, व्यवहारिक सोचिए और ठंडे माइंड से सोचिए। अब आइए शुरू करते हैं। ये हम क्लास ले चुके हैं, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। हम उत्तर बताएं उसके पहले प्रश्न समझा दें। फिर से सुनिए। गति शक्ति योजना तो समझ गए होंगे कि ये आवागमन के जितने साधन हैं उससे रिलेटेड प्रधानमंत्री की योजना है। इतना तो दिमाग में आ गया। लेकिन आगे जो बात कह रहा है ऐसा यही मैं समझा रहा हूं कि कहीं आप इस प्रश्न मान लीजिए हूबहू आ गया तो ज़्यादातर लड़के क्या कहेंगे, अरे सर वही तो बताए थे गति शक्ति योजना में ये होता वो होता। अरे भैया आपसे गति शक्ति योजना ना पूछ रहा, वो ध्यान से आगे पढ़िए। लिख रहा है गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को। ये संयोजकता के लक्ष्य का मतलब क्या हुआ जानते हैं? किससे किससे योजना ये कनेक्ट हो सकती है? परिवहन के जो रोड निर्माण चल रहा है पूरे देश में, हाईवे बन रहा है, ये हाईवे किस किस से कनेक्ट हो सकता है? संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट यानी सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय, आइरा गैरक ठीका ना दैदा। नहीं तो ऐसा पुल बनाए दे कि देखिए गुजरात वाली घटना हुई ना, वो पुल पूछा जा सकता है जीएस में। जो पुल गिरा है अभी मुश्किल से महीना भर नहीं हुआ, मरे हैं लोग 150। ये क्या है? गलत आदमी को प्राइवेट सेक्टर में ठीका मिल जाता है, उल्टा सीधा सीमेंट बालू लगा करके पुल बना दे रहा है। तो यही चीज पूछ रहा है कि ये गति शक्ति योजना में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच जो इस योजना की संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने का मुद्दा है, कितनी सतर्कता होनी चाहिए, विवेचना कीजिए। जब आप प्रश्न सही बता रहा हूं, जब आप प्रश्न सही से समझ लेंगे तो उत्तर पानी की तरह सरलता से लिख लेंगे। और जो प्रश्न कुछ का कुछ जो 90% करते हैं वो खाली पूरा, मैं तो बता रहा हूं पूरा पढ़ते नहीं। जैसे उसमें पढ़ेंगे क्या, आ गया सर बताए थे। अरे भाई सर बताए थे, सर का भी गला रेत दीजिए।
सर कहे थे जरूर गति शक्ति योजना, लेकिन उसका मंतव्य तो पढ़िए प्रश्न का। तो इतना पढ़ने के बाद जब उत्तर लिखेंगे तो भी अभी देखिए, मैं जितनी बात वहां समझा दिया वही यहां लिखा हूं नीचे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या लिखा हूं। पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास, पीएम गति शक्ति योजना, यहां मेरा शब्द छूट गया है, नोट कर देता हूं, है या अपने आप से माइंड में रख लीजिएगा। पीएम गति शक्ति योजना आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए। आर्थिक विकास मतलब अर्थ ज़्यादा आए, अर्थ ज़्यादा आए, मुद्रा ज़्यादा बढ़े, भाई रोड बनेगा, उस पर किसान दौड़ाएगा अपना गाड़ी, सामान बेचेगा, जल्दी जल्दी बिकेगा, पैसा ज़्यादा आएगा, सरकारी खजाना में जाएगा। टैक्स देगा कि नहीं देगा? जब किसान अमीर होगा टैक्स देगा कि नहीं देगा? तो इतना तेजी समझिए क्या कह रहा है, आर्थिक विकास और सतत विकास। सतत विकास का मतलब कंटिन्यूअस, सार्वभौमिक, उसमें सस्टेनेबल नहीं, ये समावेशी विकास की बात नहीं, सतत विकास की बात, यानी कंटिन्यूटी रहे, ये नहीं कि जो उसमें आकर थोड़े दिन चला उसके बाद ठप पड़ गया। तो सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। पीएम गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री की ये जो परिवहन मार्ग में बंदरगाह को सड़क को जलयान से इस तरीके से कनेक्ट करने की ये बहुत बड़ी योजना है, जो हमें लगता है 7 घटकों पर आधारित है। अभी आप सोचेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक वो योजना जो बताया हूं वो सब इसमें है। क्या है, ध्यान से देखिए, यह दृष्टिकोण 7 घटक अर्थात रेलवे 1, सड़क 2, बंदरगाह 3, जलमार्ग 4, हवाई अड्डा 5, जन परिवहन 6 और लॉजिस्टिक और संरचना। लॉजिस्टिक मतलब लॉजिस्टिक मतलब लॉजिक और संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे भाई आप कल्पना करें, ऐसे आके खड़े हो जाते हैं इंजीनियर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, प्रयागराज के सामने ओवरब्रिज बना है, हो सकता है आप लोग आए गए हों। जब वो नहीं बना था, जरा सोचिए, इंजीनियरों का दिमाग सोचिए, ऐसे बैठ के या कहीं कमरे में बैठ के सोचे तो होंगे कि इसे ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया जाए। कभी आप अपने दिमाग से ठंडे होकर सोचिए, क्या आप खुद सोच सकते हैं? और सोच सकते हैं तो इसे बना सकते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है? एक बंद कमरे में, एसी कमरे में सोचा जा रहा है कि इसे फ्लाईओवर बना दिया जाए। चलने वाले तो गरुआ घसटुआ डकैत मार काट करे वाले सब आवाज जाते हैं, उन्हें का मतलब। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप समझिए कि उतना बड़ा बड़ा चीज जो बन रहा है, ये कैसे बनता है? ये इंजीनियरिंग क्या है? मार्ग को नीचे, आप जानते हैं हाई कोर्ट बार बार कह रहा था कि हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है, पार्किंग की असुविधा है, सरकार को डांट फटकार लगी, सरकार बनाई। आप देखें उस पर से कितने परिवहन मार्ग ऊपर से चले जा रहे हैं, नीचे से भी भीड़ है। लेकिन ये सुविधा क्यों आई? परिवहन मार्ग के विभेदीकरण से, यानी एक नीचे से एक ऊपर से। यही चीज यहां कह रहा है कि चाहे जन परिवहन हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे सड़क हो, चाहे बंदरगाह, चाहे रेलवे, सबको कनेक्ट किया जाए तेजी से। भाई रेलवे स्टेशन से जो आदमी उतरे उसको दिक्कत ना हो बस अड्डे आने में। जितना फास्ट रहेगा हर काम, जितना फास्ट हो पाएगा उतने तो अर्थ विकास होगा। ये हवाई कल्पना थोड़े है। तो पीएम गति शक्ति मतलब इतना गति दीजिए, इतनी सुविधा दीजिए आवागमन की एक दूसरे से कि तड़ातड़ विकास हो। आगे देखिए क्या कह रहा है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के एक साथ प्रयास करने तथा सभी के लिए बेहतर रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों के लिए अग्रणी होने जैसी विशेषताएं शामिल हैं। अकेले अकेले केंद्र सरकार कर लेगी? अकेले अकेले भाई केंद्र सरकार, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां ना करे तो स्टेट जब तक सहयोग नहीं देगा हाईवे बन पाएगा। तो इसलिए स्टेट, और स्टेट में भी जो स्टेट के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर हैं या संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े स्तर पर ठेका लेती हैं। आप क्या समझते हैं, मैंने अपने में नॉलेज में है कि मान लीजिए, इसे एक छोटा सा मुद्दा लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी का। रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक का ठेका लगाने के लिए एकदम सिंपल आदमी कई करोड़ों का ठेका लेता है। तो प्राइवेट सेक्टर का आदमी अनुभवी तो होगा, भले न डिग्री उसके पास हो। सरकार इस योजना में सरकार कह रही है ऐसे प्राइवेट ठेकेदार को दीजिए काम जो सही से कर ले जाए, लोचा ना कर दे, नहीं पुल भर भरा के गिर जाए। इसी बात पर फोकस करने के लिए यह सवाल आईएएस में पूछा गया 10 नंबर में 150 शब्द में। अब खुला होगा दिमाग, अब तक तो वहां रहे होंगे आप लोग। आगे देखिए, सरकार और निजी क्षेत्र के समन्वय की आवश्यकता। ये हेडिंग ही बताती है कि सरकार अपने दम पर जो अधिकारी हैं, अक्सर क्या होता है, ये जो सड़क
प्राधिकरण होता है, परिवहन प्राधिकरण होता है, ट्रिब्यूनल के जरिए सारे काम होते हैं। तो इसका जो सीनियर अफसर, जैसे नगर निगम को देखिए, वो अगर अधिकारी एसी में बैठा रहे, अपने वर्कर से कनेक्ट ना करे या कम्युनिकेशन ना रखे, तो वो मनमाना काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर उस वर्कर को जो सड़क पे काम कर रहा है ये पता हो कि साहब कभी भी आ सकते हैं, तो गलती करेगा? अरे भाई, जितना ठेका उसको पैसा सरकारी मिलेगा, लेकिन वो ईमानदारी से डामर डाले ना। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय, ये नहीं कि सरकार ठेका दे दिया उसके बाद आंख मूंद के सो रही है, तो हो चुका काम। इसी चीज को आगे देखिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। अब आप समझिएगा, इसी पर ये पूरा सवाल था। अगर ये शब्द आपने उत्तर में नहीं लिखा तो नंबर नहीं आएगा। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन मतलब पूरे देश को, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और भड़ोच गुजरात में है, उधर से बंगाल तक, समझ रहे हैं, ये पूरा भारत को पाइपलाइन से जोड़ने की योजना है। अब आप सोचिए, जैसे गैस आप सुविधा से पा रहे हैं, ऐसी सारी सुविधाएं कनेक्टिविटी से है। तो इस योजना में ये जो 7 घटक हैं, खाली सड़क ये थोड़े जोड़ पाए, कहीं कहीं मान लीजिए नदी पड़ गई तो जलमार्ग काम करेगा, पुल काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए कहीं कहीं रेलवे काम करेगा, सड़क नहीं काम करेगी। तो वही कह रहा है कि ये जो 7 घटक ऊपर मैंने गिनाए, इनका इस परियोजना में पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। इतना लिखे कि आधा नंबर ले गिरे और वहां बाहर निकल आए, अरे सर का बताया हुआ आया है, बताया हुआ खाक आया है, तुम समझे नहीं प्रश्न को, उल्टा सीधा लिख के आए हो, नंबर सोच रहे हो। तो इस चीज को समझिए, ये क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, ये भारतीय बुनियादी ढांचे द्वारा, बुनियादी ढांचे का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, सड़क बनाने के लिए कटैया छटैया होगा कि नहीं, रोड पट्टी होगा कि नहीं, खाला ऊंचा पाटा जाएगा कि नहीं, वो बेसिक मतलब नीचे से सुधार करिए। नहर बनानी है तो करना पड़ेगा, पुल बनाना है तो करना पड़ेगा शुरुआत। उस बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने, देख रहे हैं। आज कल्पना कीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। आज के 10 साल पहले जब ये पक्की सड़क बनती थी तो कैसी कैसी मशीन आती थी, और अब जहां पक्की सड़क बन रही हो जाके देखिए, वो 5-5 तल्ला पर बैठा रहा तिनकुल ड्राइवर हुए हैं। ये क्या है? डिजिटल प्रतियोगिता है। मतलब ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो ये डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने को सुनिश्चित करेगा, जिससे समग्र परियोजना निष्पादन, यानी योजना जितने दिन के अंदर टारगेटेड है कि इतने दिन में फला सड़क बन जानी चाहिए, तब बन पाएगी ना जब डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाएंगे। नहीं ठेका ले लिया और लगा दिए हैं बैलगाड़ी, तो इसे थोड़े होगा। तो ये चीज भी आप उत्तर में जोड़ेंगे कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने को सुनिश्चित करेगा, जिससे समग्र परियोजना निष्पादन और दक्षता में सुधार आएगा। बाहर के, यानी जैसे जो गरीब पड़ोसी हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान को भी उसी में रखिए, ये छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं, जब देखेंगे इंडिया में इतना तेजी से सड़क बनता है, इंडिया ऐसी ऐसी मशीन रखा है, तो क्या वो भारत से वो मशीन खरीदना चाहेंगे कि नहीं खरीदना चाहेंगे? जब तुम कुछ कह के दिखेबे न करबा तो बगल वाला का देखिए, तो जैसे तू कंगाल वैसे वो कंगाल। जब आप करके दिखा देंगे कि हम इतने तेजी से काम करते हैं, हमको दीजिए ठेका, तो चाइना को ठेका देगा नेपाल कि भारत को देगा? दिमाग लगाइए। तो यही चीज यहां कह रहा है कि समग्र परियोजना निष्पादन और दक्षता, दक्षता मतलब योग्यता, एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी इंडिया की, इसमें सुधार होगा। किसमें? विनिर्माण सेक्टर में। समझ में आ रही बात? आगे देखिए, निम्न बिंदु समझे जा सकते हैं जहां सुधार की गुंजाइश है। तो ये मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, घबराने वाली बात नहीं है। एक एक शब्द आप पढ़ेंगे, मैं अर्थ बताता जा रहा हूं, आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। पहला, सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार। सेवाओं का वितरण मतलब जिस योजना पे काम करना, जैसे मतलब सड़क निर्माण, बंदरगाह निर्माण, रेलवे में रेल निर्माण, कोई भी निर्माण हो, उसमें वितरण मतलब कितना हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर का है, कितना गवर्नमेंट खुद खर्चा कर रही है, इसमें गुणवत्ता परक। ऐसे आदमी को ठेका ना दे दिया जाए जो बोझा दिमाग को खाली नाम फैला रखा है। समझ गए? दूसरा पॉइंट, विशेषज्ञता और प्रबंधकीय क्षमता का आदान प्रदान। जो विशेषज्ञ हो उस मामले का, जिसने बहुत सारी रोड बनाई हो, उसको अनुभव हो, तजुर्बा हो, प्रबंधन की क्षमता हो, उसको काम दीजिए। तीसरा, संचालक निवेश और वित्त उपलब्धता। खाली बैल की तरह 24 घंटा कमाए लोगे कि उनको पैसों देंगे? अतिरिक्त भुगतान करिए, वर्करों को और पैसा दीजिए जिससे वो रात दिन काम करने को तैयार रहें। तो अगला, संचालक निवेश हो गया। गतिविधियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना। इतना जरूरी नहीं है कि जैसे पिछले साल काम हुआ था वही तरीके से काम होगा, जरूरत पड़े तो और संसाधन मंगवाइए। एक
तो उससे केबीसी से काम नहीं चल रहा है तो 10 ले आइए, मशीनें 10 कर दीजिए, जल्दी से काम करवाइए। अगला, उद्यमिता और नवाचार। उद्यमिता मतलब मेहनत खूब करवाइए, और नवाचार में उसमें इनोवेशन कीजिए, नई नई चीज़ों का प्रयोग करिए, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दीजिए। ये नहीं कि पुराने ढर्रे पे ही काम कर रहे हैं। सरकारी निवेश और बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। सरकारी निवेश मतलब सरकार जिस योजना में अपने हिस्से, यानी मान लीजिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर का काम है, उसमें सरकार 50% अपनी हिस्सेदारी देती है, सरकार का सहयोग उसमें 50% है और 49% उसका है, किसका? प्राइवेट सेक्टर का। तो कह रहा है कि सरकारी निवेश और बुनियादी ढांचे, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, मान लीजिए कल्पना कीजिए नहर बन रही है, और नहर में राज्य ने कुछ योगदान दिया, कुछ सरकार, केंद्र सरकार ने किया, और कुछ जिधर साइड से वो जा रही है उन जिलों के जिलाधिकारी गांवों से चंदा लेकर के दे रहे हैं। तो कह क्या रहा है, ध्यान से सुनिए, सरकारी निवेश और बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। तो जो गांव के लोग उसमें चंदा दे रहे हैं उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखा जाना है, उनके खेतों पर कहीं चढ़ाए दिन जाए अनरसट, समझे। अगला, लागत प्रभावशीलता। अगर लागत लगाइए तो तभी लगाइए जब प्रभाव पैदा करे, ये नहीं बुद्धि लगाए नहीं, ऐसे जगह पैसा झोंक दिए कि सब पानी में पड़ गया, बनाने के बाद पुल ढह गया। और प्रतिस्पर्धात्मकता मतलब ऐसा बनाइए कि बगल के स्टेट, बगल के जिले, बगल के पड़ोसी हैं प्रभावित हों, हे भैया जा देख आओ यार, इतना ज़बरदस्त बनवाया यार। तो उस राज्य का मुख्यमंत्री कोशिश नहीं करेगा कि योगी बाबा ने बहुत बढ़िया बनवाया, वहाँ कौन कौन कर्मचारी लगे थे उनकी लिस्ट मंगवा लेगा वो। ये प्रतिस्पर्धात्मकता पैदा करिए। अगला, संरचनात्मक मुद्दे और पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना। ऐसा ना बना दीजिए जैसे मान लीजिए कहीं बढ़िया तालाब है, खूब पक्षी दुनिया भर के आते हैं, रंगीन रहता है, अब वही के ऊपर से तो पुल बनावा, पुल बना लीजिए, और आप सोच रहे हैं सड़क बना दीजिए, तालाब पाट दीजिए, तो मूर्खतापूर्ण काम हुआ कि नहीं? पुल बना दीजिए भाई, पक्षी भी रहे और आवागमन का मार्ग भी हो जाए। तो कह रहा है कि ऐसा काम कीजिए जिसमें पर्यावरणीय मुद्दे को भी जोड़िए, ये नहीं तालाब है तो तालाब पाट दीजिए, तालाब तो वैसे मुश्किल हो गया है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान। आखिरी, समन्वय मतलब एक दूसरे का सहयोग। मान लीजिए कोई काम ऐसा हो रहा है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 40%, 20% स्टेट गवर्नमेंट और 30% निजी क्षेत्र है, तो आपस में समन्वय और सहयोग हो ही ना, कि एक दूसरे से बतिए नहीं हो, ये का जरूरी है। सहकारी विकास को बढ़ावा देना। सहकारी विकास का मतलब साथ साथ सब मिलके काम करें, ठीक। अब बताइए, ये अगर मैं ना बताता, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इसको ना बताता तो क्या आप खुद से ये समझ लेते? इसी चीज का पैसा है, ये इतना जटिल है कि प्रश्नमा छोड़ के भाग खड़े होंगे, बता रहा हूं। ये वर्ड का अर्थ इतने आसानी से समझ में आता नहीं, आप ला ही अपना देखिए, है बिल्कुल सरल, जब तक समझ में नहीं आता वो महाबप्पा है। लास्ट की लाइन देखिए, परियोजना की व्यवहार्यता, मानचित्रण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता। मानचित्र मतलब जब गाड़ी में बैठे रहते हैं 4 व्हीलर एसी में और कहीं जाना रहता तो अपने मोबाइल में क्या कर लेते हैं, मैप लगा लेते हैं, कहाँ जाना है तो वो बताता रहता है कि इस गली में, इस मोहल्ले में, इस टोले में। तो आज का स्ट्रक्चर, बनावट, कोई भी कामकाज हो रहा है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है, गूगल भी इस पर सर्च मारता है, लोकेशन लेता है। आप ऐसे निर्माण कार्य करिए जिससे भविष्य में ये पता चले कहाँ ये जा रहा है, किस लोकेशन पर है, यानी जो मानचित्र है उसको भी तकनीकी पक्ष गड़बड़ाने न पाए, वो मानचित्र एकदम क्लियर कट रहे, ठीक। और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता हेतु वित्तीय निधि, यानी परियोजना जब कोई भी कंप्लीट होगी तो अच्छा खासा खरबों रुपया खर्चा होता है, उस खर्चे के लिए कह रहा है पीपीपी मॉडल की रीडिजाइनिंग। अभी क्या है, मान लीजिए सरकार और जन भागीदारी, कहते नहीं कि जन भागीदारी होनी चाहिए भाई, केवल सरकारें अकेले सोच कर नहीं, वो बना के स्कूल चली गई, पार्क चली गई, आप जाके थूक रहे हैं, खड्ड खोद रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, तो जनता भी जब उसमें भागीदारी देगी तब तो काम होगा। तो वही कह रहा है पीपीपी मॉडल की रीडिजाइनिंग, यानी समय आ गया है कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि जो पार्क बनाकर चले जाते हैं और पार्क गंदा हो जाता है, इसका कोई नियम कानून, कोई रीडिजाइनिंग की जाए, समझ गए। तो इसका डिजाइनिंग शत परिपक्वता ले जाने का लक्ष्य होना चाहिए। अब उत्तर ये 150 शब्द में पूरा हुआ, ठीक। तो हमें जितना लिखे ने उसका 3 गुना बोले हैं, ठीक है। उत्तर अगर आ जाए छोड़ना मत, अगर आ गया गति शक्ति योजना तो छोड़ना मत, एकदम छाप देना एकदम, और पूरा नंबर ले लेना। आइए दूसरा,
ये तो भैया ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये तो हर हालत में जान जाइए कि इसको छोड़िएगा नहीं, और आने की बहुत संभावना है। प्रश्न में सुन के आप दंग रह जाएंगे। कोरोना आया था, वैक्सीन सबको लगी है। वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? क्या आपसे नहीं पूछा जा सकता? जरा हमको बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईएएस में आ चुका है 22 के मुख्य परीक्षा में, हम अपना सुनाई बनाया ही पेपर। अगला, वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 के टीका निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई हैं? पूरा स्ट्रक्चर चेक कर रहा है। कितना लिखना है? 250 शब्द। और ये भी बता दूं, ये 15 नंबर में पूछा गया था आईएएस में। आपको 15 नंबर का सवाल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी तैयार करिए। जैसा आएगा उस हिसाब से घटा बढ़ा लीजिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं। टीका एक जैविक उत्पाद है। जैविक मतलब रासायनिक नहीं है। जैसे जैविक खाद समझते हैं, अब समझ जाएंगे खट से यही समझाने वाली खेला होता है। कह रहा है टीका एक जैविक उत्पाद है, यानी किसी तत्व से नहीं। ये जो नेचर में जड़ चेतन जीव हैं, जैसे जड़ चेतन जीव, लकड़ी सूखी लकड़ी जड़ हो गई, और जीव का मतलब जैसे मतलब केंचुआ हो गया, बंदर हो गया, कोई जीव कोई जंतु। तो इससे अगर कोई चीज लेकर के निर्मित हो रही है तो उसको जैविक। खाद में क्या है? खरपतवार नष्ट करके खाद बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जैविक खाद कहते हैं। लेकिन जो केमिकल लेबोरेटरी में बनता है उसको, यूरिया वाली खाद, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक खाद कहते हैं। इसे समझ जाइए। तो कह रहा है टीका एक जैविक उत्पाद है। ऐसे उत्तर की शुरुआत भी करनी चाहिए, नहीं लिखे कि टीका वैक्सीन हमारे यहाँ प्रयागराज में लगा रहा है। हद हो गई, तो नंबर मिल चुका। फिर प्रयागराज में लगा रहा है, इससे क्या मतलब है टीके का? आगे देखिए, टीका एक जैविक उत्पाद है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सुरक्षित रूप से प्रवृत्त करने के लिए किया जा सकता है। अब हमें यहाँ थोड़ा लेक्चर देना पड़ेगा। पहले तो ये समझिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया क्या है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का मतलब यह है कि आपके शरीर में जो ब्लड बहता है, खून, उसमें दो मेन तत्व पाए जाते हैं। एक आरबीसी, जिसके कारण खून का रंग लाल दिखाई देता है। एक उसी में दौड़ता रहता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये क्या है? गौर से सुनना, जो बायोलॉजी का होगा उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम व्यक्ति जो जिसने साइंस नहीं पढ़ा है वो समझे। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं ही शरीर में कोई भी एक हल्का सा खरोंच लगने से लेके और डेड, यानी व्यक्ति के मृत होने तक, हमेशा जब तक शरीर में प्राण है, वो क्या करती हैं? बाह्य आक्रमण से, रोगों के, दुखों के, चीड़ फाड़ से रक्षा करती हैं। कहीं अगर हल्का सा खरोंच आ गया, 3 दिन बाद अपने आप कैसे वो पूज जाता है। आप जाते हैं पुजवाने हैं? कोई दवा दारू मत करिए, अगर हल्की फुल्की खरोंच है तो शरीर ऑटोमेटिक सही कर देती है। क्यों? वही डब्ल्यूबीसी खुद से, शरीर खुद से, अब मान लीजिए उल्टा पुल्टा ठूस लिए मुंह में, तो उल्टी कौन करवाता है? शरीर स्वयं करवाती है। इसका मतलब है कि जो ये सुरक्षा प्रणाली है शरीर के भीतर नेचर ने दे रखी है, उसी का नाम डब्ल्यूबीसी है, जो ब्लड के साथ बहता है। अब आप पूछिए ये हम काहे बक रहे हैं? इस प्रश्नमा में इसी पर बात है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सुरक्षित रूप से प्रवृत्त करने के लिए। तो जो उसी को खूब कोरोना काल में चला, अरे इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी घट जाता है। अब हमारे यहाँ देहाती हिंदी बेचारे हिंदी सही से नहीं जानते, वो इम्यूनिटी वो इसे रट लिए उन्होंने, भैया हमारी इम्यूनिटी कम हुई। वो जनते ना इम्यूनिटी का है, सब कह रहा है तो वो कह रहे हैं हमारी इम्यूनिटी या कम हुई। अरे पूछा उनसे इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, कुछ पता नहीं है। आप समझिए, आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे भाई अलल भी हैं। तो उसका मतलब है कि आपके जो शरीर की सुरक्षा प्रणाली है वो फेल कर रही है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने का मतलब शरीर में जो सुरक्षा करने की खुद की क्षमता है वो घट गई। आगे देखिए, ये जो टीका क्या करता है, ये टीका क्या करता है, यही जड़ में समझा देता हूं, बाकी बातें समझ जाएंगे। ये टीका वही जो घट जाता है, क्या? सुरक्षा करने की क्षमता, उसी को उत्प्रेरित कर देता है। एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी हनुमान जी को, का चुप साध रहे बलवाना। जब ये सुस्त पड़ जाता है तो टीका जब शरीर में लग जाता है तो वही वो टिकवा जा करके कुछ नहीं करता। टिकवा जा करके उन्हीं सुरक्षित जो जो सो पड़े हैं, जो धीमे पड़ गए, बेचारे थक गए, उनको उठा देता है कि उठ और मार, और रोगाणुओं को मार। वही आपकी शरीर फिर एक्शन ले लेती है और आप रोग से बच जाते हैं। और टीका लगवाना इसीलिए जरूरी हो जाता है। अब समझ गए होंगे। आगे देखिए, कह रहा है सुरक्षित रूप से प्रवृत्त करने के लिए किया जाता है जो एक रोग जनक के बाद के संपर्क में संक्रमण तथा बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। यही तो हम कह रहे हैं। आगे,
अधिकांश टीकों का आवश्यक घटक एक या उससे अधिक प्रोटीन प्रतिजन होते हैं। अब ये थोड़ा वैज्ञानिक शब्द आ गया, आप घबरा जाएंगे। खूब देखे होंगे टीवी पे, अखबार में कितना कोरोना का फोटो छपा, तो जो वो डंडिया निकली है ना, उस गोल गोल है, उसमें डंडिया जो निकली है, डंडिया के ऊपर जो गोल गोल, डंडिया की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटे गोल गोल रचना है, वही रचनमा में, वही उसी आकृतिया में प्रोटीन का एक चुंबक टाइप का है, प्रोटीन उसको नॉर्मली समझिए, वो उस कोरोना को किसी बॉडी में जब घुसता है तो वही चिपकवा देता है। अगर वो ना हो साले का तो कहीं नहीं रुक पाएगा, निकल जाएगा। समझ गए खतरनाक को काहे है, ये समझिएगा। यहीं से मैं ये बात जो मैं बताया, दिमाग कल्पना में रखिए, आगे बढ़ रहा हूं। मानव, हाँ कहाँ गया, घटक एक से अधिक प्रोटीन प्रतिजन होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रवृत्त करके सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जब टिकवा लग जाता है तो जो कोरोना वाला प्रोटीन वाला है उसी में जा करके ये खुद बैठता है। जहां वो घुसने की कोशिश करता है वहीं शरीरिया के पीछे टिकवा वाला पहुंचता है, घुसो तुम। समझ रहे हैं, कुछ दिमाग में फिगर बन रहा है, क्योंकि इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। आगे देखिए, टीके के विकास के पीछे का मूल सिद्धांत, टीका बनाया कैसे जाता है। एक देहाती कहावत है, बहुत चर्चित, कहते नोन नोनेस गली, लोहा लोहेस कटी। मतलब जो दुष्ट प्रकृति का आदमी है उसके लिए चांडाल सठे साठ्यम समाचरित, यानी जहां से ये पैदा हुआ, मतलब समझिएगा, अभी मैं पूरा बताऊंगा समझ जाएंगे। जहां से ये कोरोना पैदा हुआ वहीं इसका इलाज है। मतलब जरा सोचिए, कल्पना करिएगा जो मैं बात कहने जा रहा हूं। मान लीजिए हल्ला हुआ चमगादड़ से हुआ, मान लीजिए हल्ला हुआ बंदर से आया है, इसका मतलब बंदर और चमगादड़ में सहने की क्षमता तो है, पूरी दुनिया नहीं झेल पाई, करोड़ों अरबों लोग, लाखों लोग मारे गए, लेकिन ये दो जीव उसको लिए घूम रहे। तो वैज्ञानिक लोग देखिए दिमाग कैसे लगाते हैं, खट से। ये जो मच्छर की दवा आप लगा देते हैं वो, और सोते हैं रात भर ठर्राटा मार के, कभी सोचा ये कहाँ से बनता है? तो मच्छर जिसको पसंद नहीं करता वही बनता है ये। ऐसे आपकी सारी दवाई का सिस्टम है, ऐसे इस टीके का सिस्टम है। टीके का सिस्टम यही है कि उसी बंदर से, उसी चमगादड़ से वो चीज़ लेकर, जो आखिर उनमें कोई चीज़ तो है उनके इम्यूनिटी में कि जो उनको लिए लिए घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसी से टीका बना। अब आगे देखिए, ये तो कहावती, इसको मत लिखना एग्जाम में, केवल समझने के लिए। आगे देखिए, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ इसकी प्राकृतिक अंतःक्रिया का अनुकरण करके, नेचुरलिटी का अनुकरण करके रोग जनकों के खिलाफ सुरक्षा को प्रवृत्त करना। ये टीका जब लग जाएगा तो आपके बॉडी का WBC मजबूत हो जाएगा। आगे देखिए, टीके के टीबी लसीकाणुओं के आधार पर प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रतिरक्षात्मकता उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। वही हमने थोड़ी देर पहले कहा ना, जा करके उसको जगा देते हैं कि भैया उठ, काहे सो गए, मार। तो वो ये प्रतिरक्षात्मकता उत्पन्न करने के लिए जो शरीर की आपकी इम्यूनिटी है, ये जो मैं कह रहा हूं अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये शब्दावली लिखें, अर्थ निकलना चाहिए सटीक। आगे, यह प्रतिरक्षात्मकता लक्षित रोग जनकों के संपर्क में आने के लिए तीव्र एवं प्रभावी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में मदद करता है। जो, और एक चीज और बताएं भैया, आपका दिमाग खुलेगा। कह रहे थे ना कि अगर आपको कोरोना संक्रमित हो गए, निश्चित तौर पर आपको बुखार आ जाएगा। कभी आपने सोचा ये बुखार कैसे होता है, काहे शरीर गरमाई जात है? बता रहा हूं, ये जो आपके शरीर का WBC है और वो रोगणुआ, दोनों में इतना युद्ध होता है, माइक्रोस्कोप से देखिए, सब वैज्ञानिकों का विषय, आपको खिलवाड़ नजर आएगा। उसी घमासान की वजह से गर्मी पैदा होती, जो शरीर में आपकी पैदा होती है। जो आपका टेम्परेचर पूरा हमारे 100 बुखार बा, उसका वैज्ञानिक कारण पता नहीं तो कहा है, दिन भर ताबीज लिए घूमे के रहे, सोखा ओझा से संपर्क, विज्ञान तो पढ़े नहीं है, विज्ञान काटत है, बाबा का पकड़ ले चाहिए। तो बाबा जिंदगी भर पकड़ रहे, भारत हमेशा पीछे रहेगा। जब तक बाबा का पीछा नहीं छोड़ेगा भारत, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, ताबीज ले आओ, समझ रहे हैं? तो इस स्ट्रक्चर को बदलने के कह रहा है, तीव्र और प्रभावी प्रतिक्रिया पैदा करता है। मतलब जब वो टीका लग जाता है तो वो जो चीज आपकी बॉडी में हार गई, यानी रोगाणु जीत रहा है, रोगाणु को परास्त करने की पावर उसे मिल जाती है और उठ के मारने लगता है, तो कोरोना भाग खड़ा होता है। ठीक, आगे देखिए कैसे ये प्रतिरक्षा प्रणाली काम करता है। हेडिंग लगाइए, प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य। देखिए, जब कोई रोगजनक शरीर को संक्रमित करता है, रोगजनक का मतलब समझिए कोरोना, ऐसे समझिए, कोई रोगजनक शरीर को संक्रमित करता है तो ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। कौन घुसा हमारे अंदर?
नेचर ने दिया है, आपने नहीं। आपने तो शरीर को बर्बादे करने के लिए तंबाकू खाना, गुटखा पीना, बीड़ी सुड़के, अपने काका नहीं दारू पीना। नेचर ने आपके अंदर, भगवान ने खुद पैदा किया, दिया साथ साथ कि तुम्हारे शरीर पे अगर कोई दिक्कत आएगी तो शरीर के अंदर ही ताकत है कि वो झेल लेगा। आप सोचिए, गरीब आदमी का लड़का जो कायदे से भोजन नहीं करता, लेकिन वो घाम धूप 45 से ऊपर खड़ा रहेगा, लेकिन एसी वाला कैदा खड़ा हो जाए 2 मिनट, किलाहट या पलट गई हैं। समझे? तो ये कह रहा है कि सक्रिय हो जाता है और रोग जनक पर हमला कर देता है। कौन? जो आपके शरीर के अंदर रक्षा प्रदान करने वाली शक्ति है, वो सक्रिय हो जाती है, मारने लगती है कीटाणुओं को। क्या होता है फिर? जिससे वो नष्ट हो जाता है और रोग जनक का वह उपभाग जो प्रतिरक्षा के निर्माण का कारण बनता है, प्रतिजन कहलाता है। अब ऊपर जो प्रतिजन कह रहे थे पोट्रीन वाला, समझ में आ गया होगा। समझिए, ये कोरोना को मारने के लिए जो जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को समझिएगा तो समझ में आएगा, जिस पॉइंट पर आपका ये जो WBC है, यानी जो शक्ति है जो मारती है, कोरोना को भगाने का काम करती है, जहां बेचारी ये फेल कर जाती है, जिस पॉइंट पर उसको और चाहिए खुराक जिससे वो और लड़े, उसी पॉइंट पर जितने प्रोटीन की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन। अब इतना छोटे शब्द में इतनी बड़ी बात छुपी है तो कैसे समझ में आए? ठीक है, तो प्रतिजन दिमाग में रखिएगा। अब इतना समझ में आ गया कि प्रतिजन क्या कहते हैं, एंटी प्रतिजन क्या हुआ। अब आप समझ लीजिए टीका काम कैसे करता है। टीकों में प्रतिजन के कमजोर या निष्क्रिय भाग होते हैं। जो टीका होता है उसमें कमजोर होता है और कुछ बिल्कुल निष्क्रिय, लेकिन जब वो बॉडी में, ब्लड में जाता है, यानी आपके शरीर में जब वो टीका लगा दिया जाता है, तो देखिए जो शरीर के भीतर एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया को लक्षित करते हैं, प्रतिजन का यह कमजोर प्रारूप प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना ही प्रेरित करेगा जितना कि वास्तविक रोग जनक के प्रति जरूरत है। मतलब हंसी आ रही है इसको बताने के पहले। बुद्धिमानी क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप गोभी की खेती किए हैं, गोभी का पौधा जब छोटा होता है तो, या मक्का की खेती में जब पहली गुड़ाई होती है, कभी खाद डाले हैं? किसान के बच्चे होंगे तो समझ में आएगा, और शहरी बच्चे होंगे तो कुछ पल्ले ना पड़ेगा। लेकिन समझिए, अगर पहली गुड़ाई हो रही है मक्के की खेत में तो थोड़ा थोड़ा खाद डाला जाता है कि पौधा जलने ना पाए। वही पौधा जब 2 महीना बाद, महीना बाद बड़ा हो जाता तो ज़्यादा खाद, यानी पौधे के औकात के अनुसार खाद। समझ रहे हैं? नहीं लौकी पौधा निकला, नहीं जाकर एक मुट्ठा खाद डाल दिए जल जाएगा। इसको हम क्या समझा रहे हैं? ये जो इम्यूनिटी पावर दिया जाता है, यानी आपके शरीर में जो टीके की मात्रा बैलेंस करके डाली जाती है, जो शरीरिया में WBC है, इतने मात्रा में डाली जाती है कि खाली वो का मार दे। समझिएगा, हंसी आ रही है। अगर ज्यादा दे दिए तो आपका शरीर कंट्रोल में नहीं आएगा, दूसरों से लड़ी पड़ी है। समझ रहे हैं? तो ये यही कह रहा है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना ही प्रेरित करेगा जितना चाहिए, इसीलिए निष्क्रिय चीज डाली जाती है, जगाई हुई चीज नहीं डाली जाती शरीर में। भाई सबका शरीर अलग अलग है, कोई ज्यादा जरूरत वाला तो एक औसत टीका बनता है, नहीं तो पता लगे कि उसको करे लगते तो बरियार सिंह हो ही गए। समझ गए बात को? आगे देखिए, ये याद रखिएगा, पूरा जीके का विषय है। भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन, जिसको शुरुआत में टीका लगा था, मुझे याद है शुरुआत में कोवैक्सीन आया था, वो भारत का था, अपने देश का था, रट लीजिएगा। और कोविशील्ड जो था वो भारत और ब्रिटेन के सहयोग का था। तो दिमाग में पहला प्री का क्वेश्चन भी एकदम सटीक याद होना चाहिए। जो कोवैक्सीन जिसको जिसको लगा था वो अपने भारत का बना टीका था। ध्यान से देखिए, भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई ये एक निष्क्रिय टीका है। निष्क्रिय मतलब आगे पढ़ा लिखा है, जिसे रोग पैदा करने वाले जीवित सूक्ष्म जीवों के निष्क्रिय करके विकसित किया गया है। जैसे कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये चमगादड़ से था या थोड़ी देर के लिए बंदर से था, तो उसको निष्क्रिय करके, यानी बंदर को निस्तेज करके, मार करके उसमें से वो चीज लिया गया जहां वो जीवाणु मिलता था, जहां वो रह सकता था, जिसके कारण उसमें टीका था। समझे? उसको निष्क्रिय करके उस सूक्ष्म जीव से वायरस लेकर के टीका बनाया। किसने? भारत ने। उसका नाम क्या था? कोवैक्सीन। लेकिन ये जो कोविशील्ड था, अभी आगे देखिएगा कैसे, इस और उसमें रिस्की है। वो जो निष्क्रिय करने वाला जल्दी से बन सकता है, लेकिन जीते जी बनाना आसान नहीं होता। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इतना तह में नहीं जाते, मोटा मोटी समझते हैं। कोविशील्ड क्या है? ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में, द्वारा स्वीडिश ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी, ध्यान से सुनना, केवल ब्रिटेन अकेले अकेले नहीं है, इसमें स्वीडन भी है। स्वीडन, स्वीडिश ब्रिटिश कंपनी, दवा निर्माता कंपनी एस्ट्रोजेनेका, इसको रट लेना। और ये किससे कनेक्ट है? कोविशील्ड के साथ।
कोविशील्ड में भारत तो अपने यहाँ बनवाया, लेकिन ध्यान दीजिए वो असली किसने बनाया? ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा स्वीडिश ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी थी एस्ट्रोजेनिका के सहयोग से विकसित किया गया है। ये भारत का अपना नहीं था, लेकिन हाँ, भारत सीरम संस्थान, SII फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, रट लीजिएगा, भारत में इस टीके का विनिर्माण का साझेदार है। जब भारत में ये बनना हुआ तो भारत इसमें पार्टनरशिप किया, पैसा खर्चा किया, तब भारत में बनाने आई और यही सबसे ज्यादा लगी। लेकिन कहा क्या जाएगा कि भारत में बना, समझे? अब इसका पूरा ब्यौरा जान जाइए कि ये एक सामान्य कोल्ड वायरस, ठंडा वायरस या एडना वायरस के कमजोर संस्करण पर आधारित चिंपैंजी में पाया जाता है। यानी कोविशील्ड के जो टर्म्स लिए गए थे, तत्व लिए गए थे, कहां से लिए गए थे? चिंपैंजी बंदर से। यानी चिंपैंजी बंदर पे कोरोना असर ना करता, समझिए बात को। आगे लिख रहा है, इस वायरल वेक्टर में वायरस की बाहरी सतह पर मौजूद SARS, ये रटना पड़ेगा, COV2 स्पाइक प्रोटीन का आनुवांशिक पदार्थ शामिल होता है। इस वायरस वेक्टर में, यानी जो कोरोना वायरस है उसके वेक्टर में स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक पदार्थ शामिल होता है, जो इस टीके में डाला गया, जो इसे मानव कोशिका के साथ आबद्ध करने में, सही बता रहे हैं, वो सारे वैज्ञानिकों ने यही बताया कि अगर वो स्पाइक प्रोटीनिया ना होता तो कोरोना कुछ नहीं कर पाता। उसी चीज ने पूरा तबाही मचा दी। आगे देखिए, इस प्रकार पूरा पढ़ने के बाद आपको देखिए ऐसे उत्तर लिखना है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत भारत का, ये जरूर लिखना उत्तर में और लास्ट में, भारत का टीकाकरण अभियान जुलाई 2022 का डाटा दे रहा हूं, आपका एग्जाम जनवरी 23 में है। जुलाई 2022 में 200 करोड़ के मील के पत्थर को पार कर गया है। मतलब मोदी जी ने 2 अरब लोगों को टीका लगवा दिया है। गरियाओ मोदी जी को, शादी तक नहीं करी है उस शख्स ने, लेकिन कट्टर विरोधी हैं, इंतजार करते हैं कि मोदी को गरियाने वाला मिले कौन, उनको सुनने में मजा आता है। आपकी हिम्मत है, अपने घर के अगर 4 आदमी होगा, अगर 500-500 रुपया टीके का दाम कर देता तो यक्को जने लगवा बन जाता, और 2 अरब लोगों को लगवाया है। समझिए, 200 करोड़ के मील के पत्थर को पार कर गया है। भारत ने हमेशा मेक इन इंडिया, भारत में बने, और मेक फॉरवर्ड, विश्व के लिए बने रणनीति के तहत कोविड-19 टीकों का अनुसंधान, विकास और निर्माण का समर्थन किया है। कोविन, जैसे मैं लिखा हूं वैसे उत्तर में लिखना, C_O_W I_N जैसे अत्याधुनिक तकनीकों पर यह आधारित है। उत्तर समाप्त। हमारा कितना मिनट का लेक्चर हुआ तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने आप को निचोड़ दिया है इस उत्तर के लिए। ठीक है, इसे नहीं समझ में आता जीएस में नंबर फालतू नहीं मिलता। हंसी दिल लगी तो बिल्कुल नहीं, हंसी दिल लगी करनी हो तो खिसक लीजिए। ठीक है, अब हम कल 18वीं क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। मजबूती से पढ़िए, हल्के फुल्के ठंडे दिमाग से पढ़ाई करिए, बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, बोरियत में तो बिल्कुल नहीं जाना है। सत्यमेव जयते।